Hello everyone, my name is Ishan Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 9 geography and we have reached almost the end of it. We were on chapter 5. We have already covered the first part of it. जब हमने first part किया था तो हमने उसके अंदर types of natural vegetation and the factors affecting natural vegetation complete कर लिया था. There was one type of natural vegetation which we did not cover in the last video, which was mountain vegetation. तो आज हम वो माउंटेन वेजिटेशन करेंगे. इसके साथ साथ हम अपने जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है यानी वाइल्ड लाइफ के साथ भी डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. सो इससे पहले कि माउंटेन वेजिटेशन हम करें, देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो वेजिटेशन है हमने ऑलरेडी देखा था कि जैसे जैसे हम क्लाइमेट में थोड़ा वेरिएशन होता है वैसे वैसे वेजिटेशन में भी डिफरेंस आता है. हमने देखा था कि ये जो क्लाइमेट में वेरिएशन आता है ये हो सकता है दो तरीके से. या तो आप लैटिट्यूड में हायर लैटिट्यूड पर चले जाएं और या फिर ऑल्टीट्यूड में आप हायर ऑल्टीट्यूड में चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो फॉल करना शुरू करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरीके से पता है इंडिया एक ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल कंट्री है और इंडिया में एक तरीके का क्लाइमेट आपने देखा है. बट जैसे जैसे आप इंडिया के ऊपर चले जाओगे यानी आप सेंट्रल एशिया और फिर रशिया जैसी कंट्रीज में देखने जब जाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वहां पर टेम्परेचर फॉल होने लगता है. कैसे यहाँ की गर्मी में बहुत ज़्यादा लू चलती है और वहाँ की गर्मी में भी टेम्परेचर जो है मुश्किल से जीरो से थोड़ा सा ऊपर आता है. ये हमने देखा था. एक तो तरीका ये है कि आप हायर लैटिट्यूड में चले जाइए और आपको टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी. दूसरा एक और तरीका है कि आप सेम लैटिट्यूड पे रहते हुए हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाइए तो वहां पर भी आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम देख सकते हैं वो हो सकता है इंडिया के ही केस में, क्योंकि इंडिया में आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. दो शहरों का एग्जाम्पल लेते हैं जो सेम लैटिट्यूड पे है बट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे है. आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑल्टीट्यूड के डिफरेंस से भी वेरिएशन आता है क्लाइमेट के अंदर. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं. एक एग्जाम्पल रहेगा हमारा आगरा का और दूसरा एग्जाम्पल हमारा रहेगा दार्जिलिंग का. वैसे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का ये वाला मैप मैंने अभी ऐड नहीं करवाया, बट एक और मैप है जिसमें कि क्या बताया हुआ है. ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के साथ डील करता है, बट हमारे पर्पज के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ. देखिए, आगरा जो है ये जो ब्लैक डॉट है वो यहाँ पर कहीं है और दूसरा ब्लैक डॉट यहाँ दार्जिलिंग है. आप देख सकते हैं कि दोनों सेम लैटिट्यूड के ऊपर है. आप देख सकते हैं ये दोनों सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के क्लाइमेट वेरिएशन बहुत जबरदस्त है. कहने का मतलब ये है कि दार्जिलिंग एक तरफ जहां पे सर्दियों में बर्फ गिरती है और वहीं पे सेम लैटिट्यूड पे आगरा में आज तक आपने कभी बर्फ गिरी ऐसा सुना या देखा नहीं देखा होगा. वैसे ही गर्मियों के मौसम में आगरा जो है वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खास करके लू भी चल जाती है, लू ही चलती है. और यहाँ दार्जिलिंग में आपने गर्मियों में कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर आपको लू का कोई न्यूज मिली होगी कि भाई दार्जिलिंग में लू चल रही है. ऐसा क्यों? ये तो सेम लैटिट्यूड पे और सर ने ये कहा था कि जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट में डिफरेंस आएगा. बट ये दोनों तो सेम लैटिट्यूड पे, फिर भी इतना क्लाइमेट में वेरिएशन क्यों है? क्योंकि सर ने एक और बात कही थी कि क्लाइमेट का वेरिएशन केवल लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं होता बल्कि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी होता है. एग्जाम्पल के तौर पे एक और बार समझते हैं. जब आपको गर्मी लगती है गर्मियों में तो आप क्या करते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं. आप माउंटेन्स में क्यों जाते हैं? कि ताकि आपको वहां पे प्लेजेंट मौसम मिल सके, राइट. और वो जो प्लेजेंट मौसम मिलता है उसके लिए आप क्या करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं माउंटेन की, यानी आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं. अब मेरा कहने का यहाँ पर आपको सिंपल एक मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट में वेरिएशन आएगा और क्लाइमेट की वजह से वेजिटेशन में भी वेरिएशन आएगा. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर आप लोअर लैटिट्यूड पे रहेंगे तो आपको इक्वेटोरियल टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, फिर उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिकल मिलेगा, फिर उसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेट मिलेगा और फिर और ऊपर लैटिट्यूड पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा. उसके भी ऊपर जाओगे तो आपको टुंड्रा एंड टाइगर टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा. या तो एक तरीका यह है कि आप देश ऐसे क्रॉस करते जाओ and you find the change in the climate and the vegetation. There is another way कि आप इस vegetation में एक और difference देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया. आप सेम लैटिट्यूड पे रहो बट ऑल्टीट्यूड ऊपर करते जाओ, बिल्कुल वैसे जैसे लैटिट्यूड वाइज वेजिटेशन चेंज हुआ है वैसे ही ऑल्टीट्यूड वाइज भी वेजिटेशन चेंज होना शुरू हो जाएगा. मतलब जब आप नीचे रहोगे तो आपको ट्रॉपिकल मिलेगा,
जब आप उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेम्परेट मिलेगा, उसके और ऊपर जाओगे तो आपको और कोई तरीके का मिलेगा, और ऊपर जाओगे, जैसे जैसे हाइट ऊपर चलती जाएगी टुंड्रा एंड टाइगा वेजिटेशन भी आपको देखने को मिलेगी। माउंटेन वेजिटेशन में यही बता रखा है कि सबसे पहले आपको यहां पे जब लोअर ऑल्टीट्यूड पे रहोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हो सकता है सब ट्रॉपिकल देखने को मिले, और ऊपर जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, वेट टेम्परेट देखने को मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो आपको हो सकता है टेम्परेट देखने को मिले, इसके बाद आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टुंड्रा एंड टाइगा। अब इस वाली वेजिटेशन का पिक्चर आप देखिए, देख रहे हो, ये जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाओगे वैसे वैसे इन प्लांट की कम्युनिटीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये सेम लैटिट्यूड पे है, मगर क्या हो रहा है, ऑल्टीट्यूड डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जिस तरीके से हायर लैटिट्यूड पे वेजिटेशन चेंज होती है, यहां पे हायर ऑल्टीट्यूड पे वेजिटेशन चेंज हो रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ सिंस इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अब हमारे को ये पढ़ने में आसानी होगी। कैसे, देखते हैं। In mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा और वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होगी, क्योंकि हमने अपने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्लाइमेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके वजह से क्या होता है, वेजिटेशन में चेंज आता है। As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from tropical to tundra vegetation। जैसे हमने लैटिट्यूड वाइज देखा कि वेजिटेशन में चेंज होती है, वैसी वाइज ऑल्टीट्यूड में भी आपको वैसे ही चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर पहाड़ के जस्ट आप ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एनकाउंटर होगा आपका किसके साथ, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट का। क्या बोल रही है, वेट टेम्परेट, यानी जहां थोड़ा बहुत पानी भी बरसता हो, जहां पे थोड़ा सा ग्रीनरी भी हो, और जहां पे टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती हो। टेम्परेट मतलब जो कि मिडिल लैटिट्यूड में जो होते हैं वेजिटेशन, वैसी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी लोअर हाइट के ऊपर। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन कहां पर पाया जाएगा, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई अगर होगी तो आपको वेट टेम्परेट देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या, और यहां पर किस तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, वेट टेम्परेट में कैसा मिलेगा, एवरग्रीन मिलेगा। एवरग्रीन क्यों मिलेगा, सिंपल सी बात है, हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो, कनेक्ट करो। एवरग्रीन इसलिए मिलेगा क्योंकि ये वेट है, सिंपल सी बात है। दूसरा, ब्रॉड लीफ ट्रीज, पत्ते क्या है, उनका जो पत्ता होगा वो बड़ा पत्ता होगा। क्योंकि बड़ा पत्ता क्यों होगा, सिंपल सी बात, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे लर्न करने जाओगे तो कभी याद नहीं होगा। ब्रॉड लीफ इसलिए होंगी क्योंकि ब्रॉड लीफ से ट्रांसपिरेशन से प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पे पानी की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे प्लांट में पानी की कमी होती जाएगी, जैसे जैसे जहां पर पानी की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे पत्तों का साइज कम होता जाएगा। और एक वक्त आपको पता है कि जहां पर पानी एकदम ही कम होगा, बारिश एकदम ही कम होगी, वहां पर पत्ते किसका फॉर्म ले लेते हैं, कांटों का फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट के फॉर्म में हमने देखा था। तो ब्रॉड लीफ होती है यहां पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और यहां पे कैसे, ओक और चेस्टनट। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, एग्जांपल ये है जो आपको याद करना पड़ेगा। ओक और चेस्टनट किसका एग्जांपल है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का एग्जांपल है। अब क्या होता है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे तो ये हो गया। अब थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, 1500 से लेकर 3000 मीटर में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब यहां से क्या गायब हुआ, यहां से वेट गायब हो गया, और अगर वेट गायब हो गया तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो लीफ, ब्रॉड लीफ मिल रही थी आपको, ओक और चेस्टनट जैसे ट्रीज मिल रहे थे, अब वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बारिश कम है, इसलिए वहां पे वेजिटेशन भी कम अलग तरीके की मिलेगी। जैसे कि कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर। ये सारे ट्रीज के नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपको थोड़ी ज्यादा हाइट पे मिलते हैं, 1500 से 3000 मीटर्स की ऊंचाई पे। ये जो फॉरेस्ट है, इस तरीके के जंगल, कौन से वाले, टेम्परेट फॉरेस्ट, इंडिया में कहां पर मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको सर्दर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, जो कि इंडिया को फेस कर रहे हैं, वहां पर जो प्लेस हैविंग ऑल्टीट्यूड इन द सर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप और ऊंची हाइट पे जाते हैं, 3000 मीटर तक आप जा चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब क्या बोल रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे जैसे आप पानी की कमी होगी वैसे वैसे फॉरेस्ट विल टर्न इनटू ग्रासलैंड्स, एंड और फर्दर पानी की कमी होगी देन ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू श्रब्स एंड हर्ब्स, है ना, ये मैंने आपको बताया था।
तो वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे आप हायर एलिवेशन पे चले गए, अब बारिश की कमी होगी। वैसी बारिश नहीं हो रही है जैसे कि वेट टेम्परेट और टेम्परेट में हो रही थी। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और फिर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जनरली, जो कि 3600 मीटर की भी हाइट से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि यही जो ग्रासलैंड्स हैं वो धीरे धीरे करके क्या होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट या ग्रासलैंड जो है वो वे देंगे किसको, एल्पाइन वेजिटेशन को। तो क्या हो गया, पहले हमने वेट टेम्परेट देखा, फिर हमने टेम्परेट देखा, फिर और पानी की कमी हुई तो वो क्या किस चीज में बदल गया, टेम्परेट ग्रासलैंड में बदल गया। और फिर और फर्दर ऊंचाई होगी तो वही जो ग्रासलैंड है, अब पानी उतना भी नहीं बचा कि वो घास को सपोर्ट कर सके, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एल्पाइन वेजिटेशन में चेंज होगा। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, बर्चेस, ये सारे कॉमन ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के। अनफॉर्चुनेटली आपको ये ट्रीज के नाम भी याद करने पड़ेंगे और आपको याद होने भी चाहिए। मैं चाहूंगा और मैं अपनी टीम से सजेस्ट करूंगा उनको कि जब भी हम जो भी मैं ट्रीज को बोलूं, उन ट्रीज का एक आध पिक्चर वो ऐड करें कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि किसकी बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि यहां पर ये जो ओक और चेस्टनट है, जो कि सबसे नीचे वाली हाइट पे मिलते हैं, कहां पर गए, ये ओक और चेस्टनट, इसकी एक पिक्चर अगर मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक वेट टेम्परेट का हो गया और टेम्परेट का देख लेते हैं। देवदार के वृक्ष आपने अक्सर पहाड़ों में देखे होंगे, देवदार के वृक्ष, मगर आपको पता नहीं होगा कि ये किसके वृक्ष हैं। तो एक बार अगर ये फोटो दिखा देंगे और अगले बार आप जब वहां हिल स्टेशन में जाएंगे, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि देवदार के पेड़ कैसे दिखते हैं। तो देवदार के पेड़ हो गए। और फिर हम एल्पाइन वेजिटेशन की बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि एक जूनिपर का पेड़ अगर हम दिखा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जूनिपर का पेड़ जो है और सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे मिल रहा है, कौन से वाले पे, 3600 मीटर के ऊपर। अब क्या हो रहा है, अब और ज्यादा इंक्रीज करेंगे ऑल्टीट्यूड को, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड। जैसे जैसे आप सोचो, जैसे जैसे हमें ऊपर ऑल्टीट्यूड पे हम जाते जा रहे हैं तो सारी फेवरेबल कंडीशंस कम होती जा रही हैं। और फेवरेबल कंडीशन कम होगी तो क्या होगा, पौधे भी हाइट में कम होते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही होगा, देखना। स्टंटेड, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे स्टंटेड होते जाएंगे। दे अपीयर द स्नो लाइन, जैसे जैसे स्नो लाइन तक पहुंचेंगे तब तक ये स्टंटेड होते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स, ये आपको देखने को मिलेगा एल्पाइन ग्रासलैंड्स के साथ, ठीक है। सो दे आर यूज्ड बाय एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो हायर ऑल्टीट्यूड पे जो ये जो ग्रासलैंड्स है ना, इन ग्रासलैंड्स को यूज किया जाता है नोमैडिक कम्युनिटी के द्वारा। जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा, सुना होगा ये जो दो कम्युनिटी के बारे में, एक है गुजर और दूसरी तरफ है बकरवाल। ये गुजर और बकरवाल नोमैडिक कम्युनिटी है। ये अपने जानवरों को गर्मियों में ऊपर लेके जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड पे, जहां ये ग्रासलैंड्स मिलते हैं। जब बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी घास मिल जाती है और ये अपने जानवरों को वहां पर चराते हैं। और जब सर्दियां आती हैं तो वहां बर्फ पड़ जाती है तो ये वापस नीचे की तरफ उतरते हैं। और फिर नीचे जो है, जब सर्दियां, हम जो विंटर में अभी हैं, तो यहाँ नीचे घास हो जाती है और उस घास को ये फिर चरवाते हैं। सो दिस इज हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So क्या बोल रहे हैं, these are used extensively for grazing by nomadic tribes like Gujar and Bakarwal. At higher altitude, mosses and lichens are also part of tundra vegetation. जब आप पोलर रीजन में ऑलमोस्ट पहुंच जाते हो ना लैटिट्यूड वाइज, तो आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। या फिर जब आप ऑल्टीट्यूड वाइज सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट लाइक 4000 मीटर अबव द सी लेवल आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब हमने नेचुरल वेजिटेशन का एक जो लास्ट पार्ट था वो भी कर लिया। अब हमारे को इस वेजिटेशन में किस तरीके की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन से जानवर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कश्मीर स्टैग। अब ये जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कश्मीर स्टैग। इसके अलग अलग नाम है जिसे आपकी किताब में नहीं दे रखा है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है हंगूल। हंगूल जो है, हंगूल या कश्मीर स्टैग, ये एंटीलोप की स्पीशीज है। इनफैक्ट ये जानवर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है। तो ये जानवर जो है हायर ऑल्टीट्यूड पे मिलता है। एक डांची गांव नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप जाके देखना वहां पर आपको देखने को मिलेगा कश्मीरी स्टैग कैसा दिखता है। और ऑफ कोर्स मेरी टीम भी जो है वो एक कश्मीरी स्टैग की एक पिक्चर जरूर दिखाएगी आपको, जिससे कि आपको पता चले, थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग जाए कि कश्मीरी स्टैग दिखता कैसे है। इस जानवर की बहुत ज्यादा ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया था, क्योंकि इसका बहुत ही लार्ज स्केल पे शिकार होना शुरू हो चुका था। बट अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन जम्मू स्टेट जो JNK की सरकार थी उस समय और केंद्र सरकार की मदद से इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गई थी। अब क्या हो रहा है, स्पॉटेड डियर, ये दूसरा जानवर है जो यहां मिलता है। वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेटियन एंटीलोप। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल। कश्मीर स्टैग,
तिब्बतियन एंटीलोप, याक, आपको पता है कि सर्दियों में जो बर्फ वाली जगहें होती है वहां पर आपको याक जरूर देखने को मिलेंगे। स्नो लेपर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा, स्क्विरल्स यानी गिलहरी, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विद थिक हेयर। सो कुल मिला के ज्यादातर ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जिनके की थिक हेयर होता है, फर होता है, क्योंकि नेचर ने इनको ये सब प्रोवाइड किया है इस एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने के लिए। सो 3-4 जानवर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, एक कश्मीरी स्टैग, दूसरा तिब्बतियन एंटीलोप, तीसरा वाइल्ड आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, याक एंड रेड पांडा। सो इन जानवरों को आप प्लीज थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं। जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस का वो इसलिए है क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, खतरे पे हैं ये सारी स्पीशीज, इसलिए दे बिकम इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन खत्म हो चुका है, यानी जो पहला पार्ट था, जो इस चैप्टर का नाम क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो चुका है, अब हम वाइल्ड लाइफ के साथ डील करना शुरू करेंगे। बट नेचुरल वेजिटेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी रह गई है, वो ये है कि इस वेजिटेशन में हमारे को बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस छोटे से पैराग्राफ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि ये किसके काम में आते हैं, और ये डेली यूज के हैं, इसलिए ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है केवल इंडिया में पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, और ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर कोई सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से फोकस करना है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को कि भाई एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी से आपकी एक्सपेक्टेशन वो ये चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके हिसाब से सोचना शुरू करिए। देखिए क्या लिखा है, इट इज ओनली फाउंड ओनली इन इंडिया। ये जो वर्ड आ गया ना ओनली, दिस इज वेयर यूपीएससी पिक्स इट्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम, यहां से वो स्टेटमेंट्स पिक करते हैं। और इनफैक्ट मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको साबित कर दूंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पूछी जाती है। 2018 के यूपीएससी के पेपर में, 2019 के यूपीएससी के पेपर में यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको स्टेटमेंट्स बताना शुरू करूंगा। सो क्या बोल रहे हैं, यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। सो सर्पगंधा का एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जामुन। भाई देखिए, हमारे यहाँ, आपके यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जिनको कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, और जामुन का ये जो पाउडर होता है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे को डाइजेशन में भी, और ये एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ऑफ कोर्स व्हाट इज एंटी डायूरेटिक आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो है आपकी डायबिटीज में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो क्या बोल रहा है, इसका जो जूस है, राइप फ्रूट्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर विनेगर व्हिच इज कैरियर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये डायूरेटिक हो गया और हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। सो आपसे जो आपके लेवल पर पूछने की बात है वो ये है कि इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा, इसको कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा आ जाता है, तीसरा आ जाता है अर्जुन का पेड़। सो अर्जुन का जो पेड़ होता है, उसके जो पत्ते की लीव्स होती है, ये कान में जो दर्द होता है उसको मतलब ट्रीट करने में काफी हेल्प करता है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा था, कुछ बातें बोली थी भगवत गीता के फॉर्म में। अगर उनके कान में दर्द नहीं होता तो वो अच्छे से सुन पाते। कुछ ऐसा निमोनिक, कुछ ऐसा आइडिया लिंक करके आपको करना पड़ेगा याद। सो क्या बोल रहा है, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर फॉर ईयर एक। ये ईयर एक में काम आता है, कान के दर्द में। एक मतलब होता है दर्द, और ये मतलब आपको पता ही है। और क्या बोल रहा है, इज यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो याद करिए, आपने ब्लड प्रेशर के लिए और कौन सा वाला यूज किया था, सर्पगंधा। फिर उसके बाद क्या है, बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ भी हमारे को किस में काम आता है, आई सोर्स को ट्रीट करने में। नीम, नीम आपके और हमारे शहरों में, आपके घर के आसपास हमेशा रहता है। इसमें बहुत गजब की एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग पिक्चरों में और टीवी में क्या होता है कि वो नीम का जो एक रस होता है वो निकाल के रखते हैं, किसी भी चोट के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उसमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद तुलसी। भाई साहब, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में लोग तुलसी के चाय का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे को हेल्प करता है किस चीज के लिए, क्योर कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड को ट्रीट करने में। और फिर काचनर, काचनर किस लिए यूज होता है, ये एस्थमा और अल्सर्स के लिए यूज किया जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए, जब आप वाइल्ड लाइफ पढ़ोगे ना तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वाइल्ड लाइफ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक इंसेक्ट
या एक स्पीशीज अगर इंडेंजर्ड हो जाती है तो पूरी दुनिया के एनवायरमेंटलिस्ट पागल हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब आपको ये लगेगा कि यार एक स्पीशीज छोटी सी इंसेक्ट की तो गई है, उस पर हम लोगों को इतना डरने की और इतना ज़्यादा भय करने की क्या स्थिति है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर जानवर किसी ना किसी का क्या बनता है, शिकार बनता है या उसका खाना बनता है। अगर वो हटा तो यानी क्या हुआ, वो हटा जो कि उसका शिकार करता है, और कहीं ना कहीं करते 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 वो ह्यूमन बींग्स को भी इंपैक्ट करता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्री एंड ग्रास, दूसरी तरफ डियर और तीसरी तरफ टाइगर। हम एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक को हटा देते हैं, देखते हैं क्या है। अगर मैंने ट्री और ग्रासेस को हटा दिया तो डियर क्या खाएगा, और अगर डियर खत्म हो गया तो डियर टाइगर का तो वो कर नहीं सकता शिकार, तो अगर डियर खत्म हो गया तो यानी टाइगर भी खत्म हो गया, क्योंकि टाइगर डियर पे डिपेंडेंट है और डियर ट्रीज पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर मैं मानता हूं मैं डियर को हटा देता हूं, डियर को मैंने हटा दिया, अब क्या हुआ, डियर को मैंने हटा दिया, टाइगर ट्रीज तो खाएगा नहीं, यानी वो भी मरेगा। और तीसरे केस में मैं करता हूं टाइगर को हटा देता हूं, टाइगर खत्म, तो यानी क्या है, डियर की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा। अब डियर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ट्री और ग्रास को खत्म करेंगे। ये बहुत जल्दी नहीं होगा, बहुत साल लगेंगे, मगर ऐसा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन का कोई शिकार नहीं करता, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा करते जा रहे हैं, उसके लिए जंगल काटते जा रहे हैं, और आगे आपको पता है इसका अंत क्या होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए हर जानवर बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारा डेटा दिया हुआ है इसके अंदर जो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद करने की जरूरत है, और वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इंडिया 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, नंबर 1। दूसरा, इंडिया में 90,000 एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं, ये आपको याद करने की जरूरत है। बाकी इसके अलावा कितनी स्पीशीज हैं, क्या है, ये हर दिन, हर महीने, हर साल बदलता रहता है। ये आपके 10 साल पहले का डेटा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या है। Like its flora, India is also rich in its fauna. Flora किस तरह, fauna में भी रिच है इंडिया। फ्लोरा और fauna क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। फ्लोरा बोले तो प्लांट स्पीशीज, fauna बोले तो एनिमल स्पीशीज। It has approximately 90,000 animal species, जो मैंने आपको बताया था। It's an important data, so remember it. The country has about 2,000 species of birds. They constitute to 13% of the world's total. ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, it's just for your information. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. अब amphibians क्या होता है, reptiles क्या होता है, mammals क्या होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। Amphibian बोले तो जो कि टेरेस्ट्रियल भी हो और एक्वेटिक भी हो, मतलब वो जमीन पे भी रहता हो और क्या हो, पानी में भी रहता हो, जैसे कि मगरमच्छ। रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था। रेप्टाइल्स आर व्हाट, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं एग से, और मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं जो कि लाइव बर्थ देते हैं बेबीज को, जैसे कि इंसान। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। मैमल्स में सबसे ज्यादा मैजेस्टिक एनिमल कौन सा है? एलिफेंट्स है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। सो हाथी कहां पाए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। हाथी पाए जाते हैं ये केरला वाला रीजन, कर्नाटका वाला रीजन, ये वाला रीजन, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का ये जो रीजन है, आसाम का रीजन, यहां पर आपको हाथी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको क्लीन करते रहते हैं क्योंकि फिर बाकी चीजें भी समझनी है। ओके। सो क्या बोल रहा है, ये यहां पर मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। सो क्या है, एक वन हॉर्न राइनो नाम की भी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको बताता हूँ, राइनोसोरस की कुछ 5 स्पीशीज है, जिसमें से कि वन हॉर्न राइनो भी एक स्पीशीज है विच इज लाइक एंडेंजर्ड। सो क्या है कि ये कहां पर है, यहां पर 2 नेशनल पार्क है, एक मानस है और दूसरा काजीरंगा है, आसाम के अंदर ही, और ये वहीं पर पाए जाते हैं। कहां पर? मानस और काजीरंगा में। काफी ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ हद तक ही आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है, arid areas of Ran of Kutch and the Thar desert are the habitat for wildlife and the camels respectively. Indian bison, bison मतलब होता है भैंसा। So Indian bison, नीलगाय, चौसिंगा, चौसिंगा बोले तो ये क्या है, एक एंटीलोप है जिसके ऊपर 4 सींग होते हैं, उसको बोलते हैं चौसिंगा। ठीक है, गजेल
and India is okay. Different species of deer are some other animals found in India. So these are the different species of deer जो कि हमारे को इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगाय हो गई, वन हॉर्न राइनो, ये सॉरी नीलगाय हो गई, चौसिंगा हो गया, गजेल हो गया, ये कुछ स्पीशीज हैं जो डियर की जो इंडिया में पाई जाती हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री. अब देखो फिर से एक और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सेंटेंस आ गया. कौन सा वाला? इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर पूरी दुनिया में जहां पर टाइगर और लायन पाए जाते हैं नेचुरली. देखो बात हो रही है नेचुरली की. देखो यार आजकल आपको पता है कि वो सऊदी और यूएई में लोग पट्टा पहना के शेर को घुमाते हैं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरली सपोर्ट की बात कर रहा हूं कि इंडिया में नेचुरली एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर टाइगर आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको लायन भी देखने को मिलेगा. कोई ऐसी कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में जहां पे ये दोनों कैट की जो स्पीशीज है, सब स्पीशीज है, वो आपको देखने को मिले. केवल इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा. क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम जाए, आप 2019 का यूपीएससी का पेपर देख लीजिएगा. वहां पर आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा एज इट इज. ये डू यू नो फैक्ट. कौन सा वाला? कि गिर का जो फॉरेस्ट है वो एक लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन का. क्या मतलब है? कि जो एशियाटिक लायंस हैं, दो तरीके के लायन माने जा रहे हैं धरती के ऊपर, एक अफ्रीकन और एक एशियाटिक. एशियाटिक लायन का जो लास्ट नेचुरल हैबिटेट है वो अब केवल रह गया है इंडिया के गिर फॉरेस्ट के अंदर. इसके अलावा नेचुरली एशियाटिक लायन कहीं और नहीं पाए जाते. ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? सो इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस. इसके अलावा क्या बोल रहा है? द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. कहां पर है भाई साहब ये गिर फॉरेस्ट? ये है गिर फॉरेस्ट. देख लीजिए यहां पर, ये सेमी एरिड एरिया है. सेमी एरिड एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे. यहां पर लायन आपको देखने को मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लायन एंड अ टाइगर. सो दिस इज लायन. ओके, सो अब ये क्या बोल रहा है कि इंडियन लायंस इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. अब क्या बोल रहा है? टाइगर कहां पाए जाते हैं? टाइगर पाए जाते हैं बहुत जगहों पर, जैसे कि मध्य प्रदेश के जंगलों में, सुंदरबंस में, वेस्ट बंगाल के, इसके अलावा हिमालयन रीजन में. लियोपर्ड्स भी पाए जाते हैं, कैट फैमिली के ही होते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. प्रे मतलब, ठीक है, सो प्रीडेटर एंड प्रे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा. इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है एक वक्त बहुत ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हंटिंग होने जा रही थी. इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, इनिशिएटिव्स लगाए. उनमें से कुछ इनिशिएटिव्स को हम देखेंगे. और इन लोगों आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर टाइगर है, क्योंकि जैसे इंसानों का सेंसस होता है ना कि पॉपुलेशन देखी जाती है, वैसे ही टाइगर्स का भी सेंसस होता है. और लेटेस्ट जो मेरे ख्याल से हर 4 साल में होता है, और जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश के रीजन में पाए गए हैं. ठीक है, सो क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं चाह रहा था कि आपको पता चले. सो हिमालयस हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. हमने पहले ही देख लिया है, जब हम माउंटेन वेजिटेशन कर रहे थे हमने देखा था कि वहां पे रहने वाले जानवर एक्सट्रीम कोल्ड को झेलने के लिए उनके पास अलग सी चीज होती है, फर होता है. और कौन कौन से जानवर, हमने आइबेक्स के बारे में देखा था, याक के बारे में देखा था, रेड पांडा के बारे में देखा था. इसके अलावा तिबेतियन एंटीलोप के बारे में देखा था, कश्मीरी स्टैग के बारे में देखा था. तो इन सारे जानवरों के बारे में देखा था. क्या देखा था? लद्दाख का जो फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड है आर होम टू याक. देखो अचानक फिर से आ गया ना, याक वहां पे जानवर मिलेगा. शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन, 1 टन का वो जानवर होता है. इसके बाद तिबेतियन एंटीलोप, मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट जानवर है जहां 2-3 बार जानवर का जिक्र आ चुका है अभी तक इस चैप्टर में. इसके अलावा भरल, भरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज भरल, तो उसमें ब्लू शीप, रेड शीप, ग्रीन शीप अपने मन से ऑप्शन दे सकते हैं. तो भरल जो है किसको बोलते हैं? ब्लू शीप को बोलते हैं. व्हाइट शीप एंड द कियांग यानी तिबेतियन वाइल्ड एस. तो ये इंपॉर्टेंट है. कियांग, कियांग किसको बोलते हैं? तिबेतियन वाइल्ड एस को बोलते हैं. फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स. तो ये हायर ऑल्टीट्यूड पे कुछ जगह पे ये जानवर भी देखने को मिलेंगे. अब क्या बोल रहा है कि नदियों में, लेक्स में, कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के जानवर. कौन कौन से? जो एम्फीबियन ज्यादातर होते हैं, जैसे टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सारे पाए जाते हैं. The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. So basically क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि क्रोकोडाइल जो है उसके 2-3 वैरायटी होते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिवर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सारे क्या है? These are the varieties of crocodile. So क्या बोल रहे हैं? Bird life in India is colorful. Peacock, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting in the forest and wetlands of the country. So इंडिया में केवल ये सारी बर्ड्स नहीं मिलती. इनफैक्ट कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होती हैं कि ये रशिया, देखो ठंड हमारे यहाँ भी पड़ती है, ठंड रशिया में भी पड़ती है. बस फर्क ये है कि उनकी ठंड बहुत ज्यादा ठंडी होती है. इनफैक्ट हमारी ठंडी उनकी ऑलमोस्ट गर्मी का टेम्परेचर होता है रशिया के हायर लैटिट्यूड्स में.
सो क्या होता है कि वहां के बर्ड्स को ना ये वाला टेम्परेचर वो लोग सह नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। रशिया से बहुत हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो कहां पर आते हैं, साउथ सेंट्रल एशिया में आते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जैसे कंट्रीज में, जहां पर उनको यहाँ की विंटर उनको बहुत ही अच्छा टेम्परेचर मिलता है। इसलिए दिसंबर जनवरी में आप देखेंगे कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे इंडिया के एरियाज में आती है, वो काफी ज्यादा अच्छा दृश्य होता है। मैं चाहूंगा कि एक ना के बाद आप देखें। सो ऐसा नहीं है कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे चीजें हैं जिनको कि क्रिएट किया गया सरकार के द्वारा। वेल ये पहले भी थे, मतलब फॉर एग्जांपल एक जंगल है, वो जंगल पहले भी था, हमने बस उसको एक स्टेटस दे दिया नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या कम्युनिटी रिजर्व का या फिर कोई फॉर दैट मैटर बायोस्फीयर रिजर्व का, ऐसे करके हमने दे दिया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने उसकी भी प्रोटेक्शन की जो लेवल था हमने उसको अपग्रेड कर दिया। क्योंकि अब वो नेशनल पार्क है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आएंगे, वार्डन्स आएंगे, इसके अलावा तमाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आएंगे। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस पर्टिकुलर जंगल की प्रोटेक्शन लेवल हमने अपग्रेड कर दिया कि ताकि वहां पर जंगल में लोग इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ना कर सके, इलीगल हंटिंग ना कर सके, पोचिंग ना कर सके, जानवरों की ट्रैफिकिंग ना कर सके, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्मगलिंग ना कर सके। सो ये सारी चीजें हैं। सो वैसे ही कुछ ही नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है यहाँ पर आपके इसमें दे रखी हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको इनमें से याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ कहाँ पर वो है। सो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, बट ये जो ट्रायंगुलर वाले हैं ये सारे नेशनल पार्क है। इनमें से ये डाची गाम इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। डाची गाम का मतलब होता है, अगर कश्मीरी में देखा जाए तो डाची मतलब होता है 10 और गांव मतलब होता है गांव, गांव जो गांव हम जैसे हम जानते हैं, तो 10 गांव का ये एरिया है जिसको बोलते हैं हम डाची गांव। ये एक नेशनल पार्क है। राजाजी एक नेशनल पार्क है। कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, ये है उत्तराखंड में, जो आपका ऋषिकेश वाला एरिया है उधर मिलेगा आपको। कॉर्बेट भी एक क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है। इनफैक्ट इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कॉर्बेट है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों उत्तराखंड में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। दुधवा जो है कहां पर है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ये इसके अलावा मानस इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मानस कहां पर है, ये आसाम में है। काजीरंगा भी आसाम में है। ये वो जगह है जहां पर आपको वन हॉर्न राइनो पाया जाएगा। गोरुमारा इट्स इन वेस्ट बंगाल, जो आपको पता होना चाहिए। सिमलीपाल एक इंपॉर्टेंट नेशनल रिजर्व है, ये टाइगर्स का है और ये कहां पर है, ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। कान्हा तडोबा ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसको आप याद रखिएगा। संजय गांधी जो है महाराष्ट्र में है। और गिर नेशनल जो है वो कहां पर है, गुजरात में है। इसके अलावा रणथंबोर ये राजस्थान में है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। सरिस्का जो है वो रेड कलर का, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। सो इसको याद रखिएगा। और ये बांडीपुर, ये याद रखिएगा, दिस इज इन कर्नाटका एंड दिस इज आल्सो अ नेशनल पार्क। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यू मस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोज प्लेसेस स्पेशली व्हिच आई हैव एनसर्कल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट दैट इज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। वी आल्सो, अब ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि वहां से हमारे को फर्नीचर मिलता है, वहां से हमारे को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जिसमें कि दवाइयाँ और हमारी बाकी की जो जड़ी बूटियां हैं वो सारी चीजें मिलती हैं। वही सारी इसमें की बताने की बात कर रहे हैं। क्या है कि इन रिजर्व से हमारे को एडिबल प्लांट्स मिलते हैं, खाने वाले प्लांट्स मिलते हैं हमारे को। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के साथ जो हमारे को वापस से यहीं से मिलते हैं। जो जानवर हमारे को मिलते हैं लाइव स्टॉक, वो हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्च एनिमल, जो कि हमारे को मतलब ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड एज ड्रॉट पाउडर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स, ये सारी चीजें हमारे को प्रोवाइड की जाती हैं। ये फिशेज हमें को क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमारे को न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करती हैं। एवरीवन नोज कि फिश में विटामिन ए काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा मेनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। सो बेसिकली ये इंसेक्ट्स भी हमारे लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। एवरी स्पीशीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। मैंने आपको पहले बता दिया, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। इसलिए सारे जानवर और पेड़ पौधों का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन हैज गॉट सम रोल इन द इकोसिस्टम। सो क्या बोल रहे हैं, एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो धीरे धीरे करके इकोसिस्टम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं ऑन द इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के जो जानवरों के हैबिटेट है वो खत्म हो रहे हैं और तमाम तरीके के जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे जो इंसेक्ट्स हैं उनका खात्मा हो रहा है। एंड यू नो दैट एवरी
individual organism has some role to play in the ecosystem. If you disturb one organism, the whole ecosystem gets disturbed. So क्या बोले, ये 1300 प्लांट स्पीशीज हैं जो कि endangered हैं, 20 स्पीशीज जो है extinct हो चुकी हैं. It's a very big question mark on our existence, because every time one species gets extinct, we move one step closer towards our own extinction. So that is why it is very important कि please ऐसा ना होने दें, and the onus of conserving the wildlife and the vegetation is on you also now. Okay, so क्या बोल रहा है, फिर उसका बोल रहा है द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग. क्या है मेजर थ्रेट, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि लोग जानवर की हंटिंग कर रहे हैं. किसके वजह, किसके द्वारा, ग्रीडी हंटर्स के द्वारा, कमर्शियल पर्पसेस के द्वारा. लोग जो हैं क्या करते हैं, शेरों की खालों को अपने, या हिरणों के जो सींग होते हैं, इनको अपने ड्राइंग रूम में लगा देते हैं. जस्ट इमेजिन कि अगर हम जानवर की जगह हम होते, आप आराम से चल रहे हो अपने रास्ते में और अचानक से आपको पकड़ के बोलता है यार इसके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसको पकड़ लो और इसके बाल छील दो, और फिर बालों को छील के कहाँ पे लगा दोगे, ड्राइंग रूम में लगा दोगे. डू यू think it's a very good idea? You won't like this idea, because every organism has this basic thing which is known as फ्रीडम. तो वो फ्रीडम आप उनसे कैसे छीन रहे हो, आप उनको ले रहे हो, और वो भी अपनी ग्रीडी पर्पसेस के लिए. इसके अलावा क्या हो रहा है, देखो, एक तो आप हंटिंग कर रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो. पोल्यूशन कैसे, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस. तो अक्सर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके इंसान की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या करें, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी हो रहा है. अक्सर आपने ये सुना होगा कि क्या हो रहा है, कि आपने सुना होगा कि गांव वाले जो है मिलके किसी शेर को या चीते को मार देते हैं. क्यों मार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जानवरों को, हमारे इंसानों को ये खा रहे हैं, राइट, ये जानवर खा रहे हैं. बट आप जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि भाई उनका एरिया था ये पूरा जंगल, और आप यहाँ पर थे. धीरे धीरे करके आपने क्या किया, इस जंगल का जो एरिया है वो कम करके आप यहाँ तक आ गए, इस एरिया में आ गए. अब जानवरों को तो शिकार करना है, अब आपने उनका इस एरिया के जितने जानवर थे खत्म कर दिए. अब वो तो बाहर आएंगे ही, और बाहर आएंगे तो उनका इनकाउंटर आपके साथ होगा, और इनकाउंटर होगा तो वो तो आपको खाएंगे ही, या फिर आपके जानवर खाएंगे, या आपके बच्चे खाएंगे, या आपको ही खा जाएंगे. इसमें उनकी गलती नहीं है, वो हमारे इलाके में नहीं घुसे, हम उनके इलाके में घुसे. सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर. ओके, उसके बाद क्या बोला है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है जो ज्यादा वेटेज का हो सकता है, कि हमारी वेजिटेशन को, हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सरकार के क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं. सबसे पहले 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं कहाँ पे, कंट्री में, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 10 आउट ऑफ दीज इनमें से 18 में से 10 कौन से हैं, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानक, अमरकंटक, और हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. सो बेसिकली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा विच इज यूनेस्को. ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है, है जो कि बेसिकली क्या है, ये यूनेस्को ने क्या किया है, पूरी दुनिया में एक मैप प्रोग्राम शुरू किया है. नाम है मैब, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. सो इन लोगों ने क्या किया है, एक एनवायरनमेंट के बीच में और रिसर्च के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है. इन्होंने ऐसे एरियाज को फाइंड आउट किया हुआ है जिन एरियाज में खूब सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है. ये क्या करते हैं, पूरे एरिया को ये दो भाग में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है कोर एरिया और एक होता है बफर एरिया. बफर एरिया में इन्होंने बोला है कि भाई इस एरिया में लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के जंगल के निवासी लोग अपना सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं अपना, क्योंकि उन लोगों वो नौकरी नहीं करते किसी IT फर्म में, या किसी इंजीनियरिंग उसमें, या फिर किसी डॉक्टरी उसमें, या फिर किसी स्कूल में. इन लोगों का सारा जो जीवन है वो इसी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है. तो सिर्फ नेचर के कंजर्वेशन के बेसिस पे हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, इनको भी रहने दीजिए, ये अपना काम भी करते रहे. इसके अलावा कोर एरिया डिफाइन कर लीजिए, जहां पर कोर एरिया में किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट, बिजनेस या कोई भी लाइवलीहुड वाला काम नहीं होगा. यहाँ केवल जानवर रहेंगे, और इसके अलावा वहां पर क्या होगा, वहां पर साइंटिस्ट रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द कोर एरिया. सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. सो पूरी दुनिया में इन्होंने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स के एक चेन बना रखा है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर है. उस चेन में कुछ इंडिया के भी बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको कि इंक्लूड किया गया है. ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम थे. ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व. अब 18 से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं. नाउ योर रोल इज टू फाइंड आउट कि और इसके अलावा और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है. इसके अलावा और सरकार ने क्या किया है,
फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है बोटानिकल गार्डन्स को सरकार ने 1992 से। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ पर्टिकुलर जानवरों की स्पीशीज बहुत ज्यादा खतरे में आ गई, जिसकी वजह से उस स्पीशीज को बचाने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट राइनो, जैसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने के लिए। फिर क्या किया गया, 101 नेशनल पार्क, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस डेटा इज प्रीटी ओल्ड, अब आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। सो ऐसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी खोले गए हैं टू अपग्रेड द स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज पॉसिबल ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट एन इमीडिएट एंड। अगर हमारे को ये करना है, अगर हमारे को अपने जीवन को बचाना है, तो ये जो हम जंगलों का जो कटाई कर रहे हैं और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये हमारे को इमीडिएटली खत्म करना पड़ेगा। सो ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर बताया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन बताई हुई है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी इन सिंपल लैंग्वेज। आप इन साइबेरियन बर्ड्स को देख सकते हैं। ये साइबेरियन बर्ड साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया इज इन रशिया, जो कि सर्दियों के टाइम पे उनकी कठिन सर्दियों से बचने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद केवल एक चैप्टर बच गया है, उसको भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।